बांग्लादेश के हालात सभी के सामने हैं और इस वक्त शेख हसीना हिंदुस्तान में मौजूद है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में मौजूद है। हम भारतीय सेना के ऐसे जाबाज सिपाही से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने शेख हसीना के परिवार को 1971 में बचाया। कर्नल तारा हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल AK तारा ने 1971 में, उस वक्त जब युद्ध छिड़ा हुआ था, पाकिस्तानी सेना सामने थी, उस वक्त शेख हसीना के पूरे परिवार को बचाया। अपनी जान की बाजी लगाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में गए। क्या कुछ उन दिनों की दास्तान है, उनसे बातचीत करेंगे ताकि देश और पूरा विश्व इस बात को जान सके कि हिंदुस्तानी जाबाज सिपाही ने शेख हसीना को 1971 में किन किन तरीकों से कैसे बचाया, अपनी जान हथेली पर लगाकर। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। किस तरीके के सर हालात थे, थोड़ा शेयर करेंगे? ऐसा है कि जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी उसमें मैं शुरू से ही मार्च 71 से लेकर जनवरी 24 72 तक मैं उसमें इन्वॉल्व रहा और फिज़िकली प्रैक्टिकली इन्वॉल्व था। जब मार्च में शुरू में जब जो रेफ्यूजीज आए उनको हमने कैंप में जगह दी, उनको ट्रेनिंग दी और उनके साथ मैं खुद 2 दफ़ा उस टाइम पर बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके अंदर गया। पाकिस्तान की पोस्टें जो थी उनको रेड किया और एक में हम एम्बुश भी हुए थे और हमारा एक JCO उसमें मर गया था और एक जवान जख्मी हुआ था। उसके बाद हम नीचे आगे जैसे हालात बदलते गए, अगरतला के पास हमें लाया गया और जब अगरतला पहुँचे तो जो पाकिस्तानी फ़ौज थी अगरतला के डीप साउथ में वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो ऐसा होने पर मुझे अगर मिला कि आप साउथ में जाएंगे, वहाँ जो BSF और CRP है उसको आप रीइंफोर्स करेंगे और जिससे कि पाकिस्तानी फ़ौज उस तरफ से हमला ना कर सके। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर जो ज़मीन थी हमारी जो छोटी थी, नीची थी और पाकिस्तान जो हाई ग्राउंड के ऊपर था, बंद के ऊपर। तो जब हम वहाँ पहुँचे उन्होंने फायर किया, मेरा एक जवान ज़ख्मी हो गया। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए मैंने उस दिन में कोई हरकत नहीं की और रात के अंदर ही हमने अपनी पोजीशन, अपने मोर्चे तैयार किए। जब 3-4 दिन में जब हम तैयार हो गए तो एक दिन कोई उनका अपना सेरेमनी थी, वो उसको मनाने में बिजी थे और मैं इसी मौके का ही इंतज़ार कर रहा था और मैंने उनके ऊपर हैवी फायर किया, उनको रेड भी किया जिससे कि उनकी कैजुअल्टी हुई। वो घबरा गए और उन्होंने एक सफ़ेद झंडा जो है वो उठाया और काफ़ी देर तक जब वो सफ़ेद झंडा उठाते रहे तब हम जो है उनको आगे बुलाया बॉर्डर के पास और फिर उनसे हमने बात की और उन्होंने ये भगवान का नाम लिया, खुदा का नाम लिया कि वो हम उनके ऊपर फायर ना करें और ना वो हमारे ऊपर फायर करेंगे, ना मुक्तिवानी या जो लोकल हैं उनके ऊपर फायर करेंगे। इतना कहने के बाद हम वहाँ हफ्ता के ओर रहे। पाकिस्तानी फ़ौज थोड़ी विड्रॉ कर गई थी और इसके बाद हमें खबर मिली कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अगरतला के नॉर्थ ईस्ट में जो है हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर बॉर्डर पे हमला किया है। उसका नाम था ढलाई गार्डन। तो जब हम फ़ौज हमारी जो थी 14 गार्ड वो अगरतला में थी, वो चले गई, मैं पीछे था। मैं पीछे बाद में उनसे ज्वाइन किया। इस लड़ाई को इतना नहीं दिया गया, उसका मुझे वजह नहीं मालूम, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। ये मुक्तिवानी कंपनी से हमला शुरू हुआ था और एक आर्मी ब्रिगेड उस हमले के अंदर इन्वॉल्व हो गई थी और इसके अंदर काफ़ी हैज़र्ड कैजुअल्टी दोनों तरफ हुई थी। हमारी तरफ भी अफसर्स की हुई थी कुछ और उनकी तरफ भी हुई थी। और जब ये ढलाई टी गार्डन पे दोनों तरफ हवा था और कैजुअल्टी हो रही थी तो हमारी पलटन जो 14 गार्ड्स है उसको बुलाया गया। उन्होंने इसकी रेकी की, मुझे भी बुलाया गया और क्योंकि मैं सीनियर कंपनी कमांडर था तो ढलाई टी गार्डन का जो सबसे डिफ़िकल्ट यहाँ जो फैक्ट्री थी वो मुझे ऑर्डर मिला उसको कैप्चर करने का और दूसरी कंपनियों को एक ट्विन हट थी और एक लेबर कॉलोनी थी उसको कैप्चर करने का।
हमने अटैक किया तब तक, क्योंकि हैवी कैजुअलिटी पाकिस्तान थी, वो हमारे हमले को ना सह सकी और पीछे विड्रॉ करना शुरू किया। जब उनके ऊपर थोड़ी कैजुअलिटी हमने की तो मैंने अपनी जो है फैक्ट्री एरिया को कैप्चर कर लिया। उसमें हमारा एक जेसीओ भी जख्मी हुआ और एक जवान भी मारा गया। और उसके बाद 5 नवंबर को हम जो है वापस अगरतला में आ गए। तब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौजों के अंदर काफ़ी हालत बिगड़ गई थी और ये था कि कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो एक स्टेशन था जो 5 किलोमीटर अंदर अगरतला के सामने, और वो ऐसा स्टेशन था जो रेलवे लाइन और उनका जो हाईवे था कोमिला की तरफ से उसको डोमिनेट करता था। और जो फॉर्मेशन थी या डिव था उसका जो टारगेट था वो अखोड़ा था, और उसको कैप्चर करने के लिए गंगा सागर रेलवे स्टेशन को पकड़ना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि पाकिस्तान की रीइंफोर्समेंट ना आ सके। तो पहली दूसरी रात को हमने पाकिस्तान के डिफेंसेस में से इन्फिल्ट्रेट किया और तकरीबन 1000 दूरी पर अपना पोजीशन ले लिया बर्टन ने। और हम जब रेकी के लिए गए तो मैं रेकी कमांडर था, तो हमने देखा कि चारों तरफ माइंस लगी हैं, पाकिस्तानियों के एंटी टैंक माइंस वो लगे हैं, गन्स लगी हैं, वायर लगी हैं, और जो ज़मीन है वो दलदल है, मार्शी एरिया है। उसके ऊपर ट्रुप्स का चलना या टैंकों का चलना तकरीबन नामुमकिन होगा। इस चीज़ को देखते हुए हम सोच रहे थे, तो इतने में हमने देखा कि पाकिस्तानी फोर्स अपना एक स्टेशन वैगन उस रेलवे लाइन के ऊपर धक्का लगा रही है। तो हमें एकदम स्ट्राइक हुआ कि हो सकता है कि यहाँ पर जो है ऑब्स्टिकल ना हो या बहुत हल्का ऑब्स्टिकल होगा। ये सोच कर कि हमला इसी के साथ होना चाहिए। लेकिन वो एक नाम हमला नहीं हो सकता, वो पढ़ाई के और तरीक़ों से अलग था, क्योंकि उसमें सिंगल फाइल और छोटी सी रेलवे लाइन के साथ जाके हमला करना बहुत ख़तरनाक हो सकता था। जब हम वापस आए तो हमारे कमांडिंग अफसर ने ना कर दिया, हमारे ऊपर वालों ने ना कर दिया, लेकिन मैं सीनियर कंपनी कमांडर था, दूसरे अफसर के साथ लगाकर मैंने जोर लगाया। उन्होंने दोबारा एक रेकी पार्टी भेजी, वो भी यही खबर लेकर आई। जब हमने खूब जोर लगाया तो बड़े हेजिटेशन उससे उन्होंने हमको मंजूरी दी, और वो भी सबसे ऊपर जो जनरल सगत थे उन्होंने बोला कि ये कंपनी कमांडर के लड़ना चाहते हैं तो इनको जाने दो, ये इन्हीं की लड़ाई है। तो हम दोनों, मैं और मेरे साथ कैप्टन कोहली होते थे, वो ब्रेवो कंपनी में थे, मैं अल्फ़ा कंपनी कमांड कर रहा था। हम वहाँ जो है 3 तारीख को वहाँ से चले अपने पोजीशन से और रेलवे स्टेशन को तकरीबन 4-1 बजे वहाँ पहुँचे रेलवे लाइन पे। और जो ईस्ट ऑफ रेलवे लाइन पे मैं चल रहा था, कंपनी को लीड कर रहा था, और वेस्ट की तरफ जो रेलवे लाइन की थी उस पे ब्रेवो कंपनी चल रही थी। अभी हम वहाँ पहुँचे ही थे, पाकिस्तानी उसको उम्मीद नहीं कर रहे थे कि ऐसे कोई कर सकता है। क्यों? वहाँ से अटैक करना सुसाइडल था, खुदकुशी की तरह था, क्योंकि सिंगल फायर थी, वो पूरी एक में अगर फायर होता है तो सारे जवान जख्मी हो सकते थे। लेकिन उसकी ना परवाह करते हुए भी हम बढ़े। जो पहला बंकर आया तो उसने आवाज़ सुनी, तो उसने पूछा कौन है, तो मेरे साथ सुबेदार होशियार सिंह होते थे, उन्होंने बोला बाहर निकलो और देखो कौन है। वो पाकिस्तानी समझ गए, उन्होंने फायर शुरू कर दिया। तो सुबेदार होशियार सिंह थे, उनके पाँव में गोली लगी और वो ज़ख्मी हो गए, गिर गए। मैं उनके साथ था, मैं एकदम ग्राउंड पोजीशन लिया, और मेरे पास मोल्टो कॉकटेल, जिसको आम तौर पे पेट्रोल बम बोलते हैं, वो मैंने बंकर के ऊपर फेंका। बंकर में आग लग गई, और साथ ही मेरे पास हैंड ग्रेनेड था, वो मैंने बंकर के अंदर डाल दिया। और इससे पहले पाकिस्तान समझते वो पूरा बंकर उड़ गया, आग लगी उसके अंदर। लेकिन 2 जवान पाकिस्तान जो ज़ख्मी भी थे वो एमएमजी फायर कर रहे थे, और मेरे जवानों के ऊपर ख़तरा था। मैंने पोजीशन ली हुई थी, मैंने कराल किया जैसे आप घसीट जाते हैं किया, और उस एमएमजी को पकड़ के मैंने बाहर खींच लिया। बाहर खींचते ही वो दोनों पाकिस्तानी भागे, लेकिन वो ज़ख्मी थे, ज़्यादा तेज ना भाग सके, और मैंने और मेरे साथ जो जवान थे उन्होंने फायर किया, उनको मार दिया। लेकिन इसी टाइम पर, इसी वक्त पर बाएं से ऊपर से एमएमजी फायर
शुरू हो गया और हमारी पूरी जो है एडवांस जो थी, जो अटैक था, रुक गया। तो बाएं तरफ जो ब्रेवो कंपनी थी उसमें सबसे आगे था लांस नायक अल्बर्ट इक्का। उसने आगे बढ़ा, वो जख्मी हुआ, उसने उनका पहला सेंट्री उसको मारा, क्योंकि 4 बजे के नज़दीक धुंध थी वहाँ पर, पाकिस्तानी पूरा देख भी नहीं सकते थे। वो आगे बढ़ा, उन्होंने फायर किया, ये दोबारा पाँव में लगी, जट हो गया। अल्बर्ट का कराल किया और उस एमएमजी पोजीशन तक किसी तरह पहुंचा और उसने ग्रेनेड उसके अंदर फेंक दिया और बंकर जो पाकिस्तानी थे वो उड़ गया और पाकिस्तान जो उसमें थे वो मारे गए। लेकिन जो दूर से थे पाकिस्तानी पोजीशन, उन्होंने देख लिया, अल्बर्ट के बाद फाइन किया और अल्बर्ट का नीचे गिरा और शहीद हो गया। अभी ये जो हुआ तो पाकिस्तान पीछे भागे, फिर हमने पूरा हमला किया और ये हमला हाथ से हाथ, जिसको है बैनट से हाथ फिजिकल जो है हमारी क्लोज कम्बैट इंग्लिश में बोलते हैं हम, वो जो है लड़ाई हुई तकरीबन 1.5 घंटे तक और 6 बजे तक हमने उसको पकड़ लिया। इसमें हमारे 11 जवान मारे गए और 50 जवान जख्मी हो गए और पाकिस्तानियों के हमने 13 जवान पकड़े और उनके काफ़ी लोग जवान थे लेकिन वो साथ उनको लेके गए और वो भाग चले गए उसके साथ। ये थी गंगा सागर की बैठक की लड़ाई, जिसमें मुझे वीर चक्र मिला था और 4 सेना मेडल हमको मिले थे। हाँ, सर, शेख हसीना के घर पर जब आप पहुंचे थे उस वक्त पाकिस्तानी लोग वहां मौजूद थे, किस तरीके का वहां पे वाक़या था? जब ये हमने गंगा पकड़ लिया, फिर हमने एडवांस में शुरू कर दी और रास्ते में जो थोड़ी लड़ाई झगड़े हुए उसमें एक कर्नल रोहन कुमार भी जख्मी हुआ। फिर 15 तारीख को हमारी पर्यटन फोर्टिंग गार्ड को ऑर्डर मिला कि आप जो है ढाका एयरपोर्ट को पकड़ोगे। मैं अल्फा कंपनी कमांडर, सीनियर कमांडिंग कमांडर, मुझे हुक्म मिला कि आप ढाका एयरपोर्ट पर जाइए और उसको कैप्चर करिए और री इन्फोर्समेंट के लिए बाकी कंपनियां पोजीशन में लगा दी गई थी। मैं गया, अपनी कंपनी को लगाया, लेकिन तब तक ढाका एयरपोर्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि शायद उनको पता था कि वो पाकिस्तानी सरेंडर करने वाले हैं या जो है, तो वहाँ हल्की फ़ौज थी। हमने उसको हमला किया, उनके 3 जवानों को मारा और 3 जवान जो जख्मी किए और ढाका एयरपोर्ट को हमने सवेरे 6 बजे 16 दिसंबर को कैप्चर कर लिया और अभी 16 दिसंबर आफ्टरनून को बांग्लादेश के सामने, बांग्लादेश की फ़ोर्स और भारतीय फ़ौज के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब सरेंडर हो गया तो उस टाइम पर जो टेलीफोन होता था, लाइनें, वो लाइन होती थी, वो काट दी गई थी और कुछ लड़ाई में बर्बाद हो गई थी। तो इस सरेंडर का जो है सबको खबर नहीं मिली, सिर्फ उनको, वो कहीं सबर 1-2 दिन की बात हुई। अब 17 तारीख को VIPs ने आना था, मुझे हुक्म मिला कि आप एयरपोर्ट को सिक्योर करिए और जो भी VIP आता है उसको आप ध्यान रखिए। लेकिन सवेरे 9 बजे बंगबंधु शेख मुजीब रहमान का एक एड, मुक्तिवानी जोधा, हु केम एंड उसने मेरे CO को बोला कि शेख मुजीब रहमान की फैमिली पाकिस्तानी कैद में है और उनके ऊपर कभी भी उनको मार दिया जा सकता है, क्यों एक दिन पहले उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्योंकि सरेंडर हो गया था, मेरे कमांड CO ने भी, कमांडिंग अफसर ने भी सोचा ये अब नहीं होगी कार्रवाई, लेकिन एज ए रूटीन और नॉर्मल उन्होंने मुझे बुलाया, अशोक इनके साथ जाओ, देखो क्या है, उसको सॉर्ट आउट करो। और मैंने भी उसको बड़े आराम से लिया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर चुकी थी। वो गाइड और 2 जवानों को लेकर मैं उस घर की तरफ चला गया। जब मैं 100 गज दूर था तो वहाँ बहुत भीड़ थी। वहाँ BBC वाले मीडिया, इंडियन मीडिया, बांग्लादेश मीडिया, लोकल मीडिया भी वहाँ थे, मुक्तिवाने कुछ आदमी थे, लोकल आदमी वहाँ पर थे। तो मुझे उन्होंने रोक दिया, उन्होंने बोला आप आगे मत जाइए, ये पाकिस्तानी फायर करती है, अभी इन्होंने कुछ पहले हमारे पर फायर किया है। मैंने बोला कि वो सरेंडर कर दिया, कहते नहीं, अभी एक मीडिया की लेडी डॉक्टर थी, वो जा रही थी घर की तरफ, तो उसके ऊपर उन्होंने फायर किया, उन्होंने एक कार दिखाई, उसके अंदर बुलेट प्रूफ, और वो लेडी डॉक्टर जो थी, जब मीडिया की थी, शी वॉज डेड देयर। नाउ अभी मेरे सामने ये था कि अगर मैं टाइम लेता हूँ तो उनकी लाइफ को खतरा है, और अगर मैं अपने सीनियर से बात करूँगा, मुझसे 50 सवाल पूछे जाएंगे,
फिर जब तक फौज भेजेंगे मदद के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और उनकी लाइफ को खतरा है। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए, क्योंकि मैं पहले 9 पैरा कमांडो इंडियन के में सर्विस कर चुका था, मेरे अंदर वो डिटर्मिनेशन फौज का शुरू से था, तो मैंने सोचा कि मैं इनको गट्स और विल के साथ इनको ऊपर साइकोलॉजिकली इनको मैं सरेंडर करने के लिए बोलूं। तो मैंने जो अपना हथियार था वो अपने 2 जवानों को दे दिया, बोलो वो मेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं आगे चला, उस कार के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने हिंदी में बोला कोई है, तो कोई जवाब नहीं था। तो फिर मैंने इंग्लिश में बोला कि इज द एनी बॉडी, कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैं आगे बढ़ा, जब मैं गेट से 5 गज दूर था तो उन्होंने वहाँ से बोला पंजाबी के अंदर कि आप रुक जाओ नहीं तो हम गोली मारेंगे। मैं पंजाबी समझता था। उनको मैंने समझाया कि देखिए मैं फौजी हूँ, मैं यूनिफॉर्म में हूँ, बिना हथियार के आया हूँ, ये आपको बताने के लिए कि पाकिस्तानी फ़ौज ने सरेंडर कर दिया, आप सरेंडर कर दो। अभी उन्होंने जितनी भी गालियाँ हो सकती थी पंजाबी के अंदर उन्होंने मुझको दी, मेरी फ़ौज को दी और देश को बोला कि हिंदुस्तान को हम ख़त्म कर देंगे, हिंदुस्तान के नेता ऐसे हैं। बहुत मतलब उन्होंने बोला 5-7 मिनट तक। आप इसको ऐसा उस कमरे में रख दो, हाँ कमरे में रख दो, नहीं वो ऑफ नहीं हुआ, आप उस कमरे में रख दो, बजने का कोई आवाज़ नहीं आएगी। वो मैं 5 मिनट की बात है, 10 मिनट की। क्योंकि हमारे हमारे सीओ साहब है, उसको कैंसर, उसको वहाँ जाना शाम को, मुझे मैडम को भी लेके जाना है। एक रोल करें। हाँ सर, जब पाकिस्तानी लोग वहाँ पर मिले शेख हसीना के घर के बाहर, जो सैनिक थे, वो आर्गूमेंट किस तरीके से चल रहा था? हाँ वही आपको आर्गूमेंट के चल रहा है। उन्होंने मुझे बोला, फिर मैंने उनको समझाया कि आप देखिए ये भारतीय फौज का इतना आया हूँ आपके सामने बिना हथियार के, इतना भारतीय फौज को कमज़ोर मत समझिए। लेकिन वो कहते नहीं, हम नहीं मानेंगे और हम किसी को नहीं, हमारे अपने जो सीनियर हैं हम उनका हुक्म मानते हैं, उनकी बात। इतनी देर में एक भारतीय हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ा, मैंने उन्हें एकदम इशारा किया, देखो भारतीय हेलीकॉप्टर। कभी आपने हेलीकॉप्टर देखा है ऊपर? ये भारतीय हेलीकॉप्टर, इसका मतलब है भारतीय फौज ढाका में आ गई है। मैं आया हूँ आपके सामने बिना हथियार के, पूरा ढाका पार करके, ठीक है। और आगे पीछे देखिए छतों के ऊपर जो सिविलियन आ गए हैं वो कैसे आ गए हैं, इसीलिए क्योंकि आपको फौज का डर नहीं है, फौज ने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए अपने घरों पर आ गया। उन्होंने बिल्कुल नहीं माना, बल्कि मुझे गालियाँ दी, मुझे डराया, हम आपको मार देंगे, नहीं है तो हम अभी आप दिखा सकते हैं मारते हैं। उन्होंने एक राउंड फायर किया, मेरे ऊपर नहीं किया, मुझे डराने के लिए किया, वो जो सिविल पब्लिक थी उसके ऊपर। लेकिन मैं खड़ा रहा, मुझे मालूम था कि ये बातचीत शुरू हो गई है, वो जो फायर जो किया है इनके अंदर थोड़ा सा फियर आया है। और मैंने बोला देखिए आप मुझे मार दीजिए, ठीक है आप एक आदमी मारेंगे, मुक्ति वाहिनी भारतीय फौज आएगी, आप जो 10-12 आदमी इधर हैं उन सबको मार देंगे, और मारने के बाद आपकी लाश का, आपकी डेड बॉडी का क्या होगा वो आपको मालूम नहीं। और उससे भी बुरा बातचीत के अंदर मैंने उनको बोला कि आपकी जो फैमिली पाकिस्तान में आपका इंतज़ार कर रही है वो आप कभी मिलेंगे नहीं, आपकी डेड बॉडी भी शायद उनको ना मिले। तो मेरा आपसे यही है कि मैं आपको कि आप सरेंडर कर दें। अब ये बातचीत चल रही थी, कुछ और भी कई बातें आई इस बीच के अंदर, इन्होंने डराया, गाली दी, लेकिन मैं खड़ा रहा। मुझे मालूम था कि मेरा काम है इस फैमिली को बचाना देश के लिए, मुझे अपनी ड्यूटी मालूम थी और मैंने कोई फ़िक्र नहीं किया, क्योंकि वो उनको मैंने साइकोलॉजिकली और डरा था। अभी उन्होंने बोला मुझे कि हम अपने सीनियर से पूछेंगे कि क्या हालात हैं। इसी दौरान मैं बातचीत करता हुआ गेट के अंदर खोल दिया, जो गेट पे सेंट्री था उसका जो बैनर होता है राइफल का जो चौक लगा होता है वो मेरी बॉडी को टच कर रहा था, लेकिन वो हिल रहा था कि उसने कभी फौजी
भारतीय फौज का आदमी नहीं देखा, उसको मैंने हल्का सा पुश करके बॉडी से दूर रखा, कहीं गलती कोई क्या कहते हैं बड़े एक्शन नहीं किया, डेलिब्रेट एक्शन नहीं किया मैंने। जब ये वो बोले हम पहुँचेंगे, अंदर से आवाज़ आई, सामने खिड़की थी, मैं देख सकता था कि शेख मुजीब रहमान की जो मेम साहब हैं, वाइफ हैं, उन्होंने मुझे बोला इनका कोई इतबार मत करो, ये बहुत जुल्मी आदमी है, ये कभी भी फायर करेंगे और किसी को मार देंगे, और कल भी ये हमारे पीछे कोशिश की थी हमको मारने की। मैं इस चीज़ को समझता था, तो मैंने इशारे से, क्योंकि खिड़की से उनको बोला कि ठीक है, लेकिन मेरी आंखों की नज़र जो है उस कमांडर के ऊपर थी जो होता। मैंने उसको दोबारा बोला, देखो आपके कमांडरों ने सरेंडर कर दिया है, आपसे कोई बातचीत नहीं हो सकती, टेलीफोन नंबर कट गया है, अगर आप डिले करेंगे तो फौज जो वहाँ से चली है और मुक्ति वाहिनी जो उनको पता लगा है वो आगे करेंगे। मैं आर्मी अफसर भारतीय फौज का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप बाबा सरेंडर कर देंगे तो मैं आपको सही सलामत आपके हेड क्वार्टर पहुँचा दूँगा और आप वहाँ से रावलपिंडी जा सकते हैं, आप इतने महीनों से यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ये कहा तो उस कमांडर ने कुछ सोचा, एक दो बार रिपीट किया उसको, तो उसने सरेंडर करने के तैयार हो गया। लेकिन मुझे मालूम था हथियार जो है लोडेड है और दुश्मन का कोई भरोसा नहीं होता, तो मैंने उसको बोला ठीक है आप हथियार छोड़ दो और आप नीचे आ जाओ। जब वो नीचे आए तो मैंने अपने दो जवानों को गाड़ी से बुलाया, उनको बोला इसको हेडक्वार्टर छोड़ दो। अभी वो नीचे आया तो मैंने जैसे घर का दरवाज़ा खोला तो जो शेख मुजीब मेहमान थी वो आई, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया, कहा कि आप जो है मेरे बेटे समान हैं और खुदा ने, भगवान ने आपको भेजा है हमको बचाने के लिए। फैमिली बाहर आ गई। इतने देर में मैंने अपने जवानों को बोला इनको पाकिस्तान के सिविल कपड़े जो पड़े हमारे पास वो डाल दो कि मुक्ति वाहिनी पहचान ना सके, और जो गाड़ी 1 टन है पर्दे गिरा दो, ना देखे, नहीं तो बीच में मुक्ति वाहिनी या लोकल कोई काम कर सकते हैं। उनको भेज दिया। इसी दौरान मिस्टर खोखा, कज़न ऑफ शेख मुजीब रहमान, एक बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग लेके आए, उन्होंने हसीना को दिया। हसीना ने वो फ्लैग मुझे दिया और बोला जो ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग है उसको आप हटा दो और ये बांग्लादेश का लगा दो। मैं ऊपर गया, मैंने बांग्लादेश का लगाया फ्लैग और पाकिस्तान नीचे फेंक दिया। और शायद ये हिस्ट्री में नहीं आया, बेगम जी ने तो बोला था शेख मुजीब ने कि मैं पहला ऐसा हूँगा जिन्होंने शेख मुजीब के घर के ऊपर बांग्लादेश का लिबरेशन जो फ्लैग लगाया है, वो उनकी हिस्ट्री में है। तो वो पाकिस्तानी फ्लैग नीचे गिराया, उसके बाद शेख मुजीब रहमान ने मिसिस मुजीब रहमान ने पाउंड उसके ऊपर रखा और बोला जय बांग्ला, और जो है सब ने जय बांग्ला बोला। और मुझे डिटेल किया गया कि आप जब तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं होता आप अपने जवानों के साथ हैं। ये चीज़ ये है कि ये जो रेस्क्यू है ये किसी को नहीं पता, ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव, रिस्क, अब जो भी बोलो वो था मेरी कॉन्शियस कि एक्चुअली आर्मी को और मीडिया को बाद में पता लगा वो आफ्टरनून, दोपहर को। और दूसरी एक बात ये, और जब मीडिया में आया तो उनको पता लगा, तब सब ने नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस वाली बात हो गई। अभी जो इस बात 3-4 दिन के बाद मिसिस शेख मुजीब रहमान ने मुझे मिली और उन्होंने मेरा प्यार, इज्जत, अफेक्शन दिखाया और एक घड़ी, टी-शर्ट, वॉच मुझे प्रेजेंट की के अंदर। वो ये जो फ़ोटो है करती, ये उनका जो नेशनल म्यूज़ियम है बंगबंधु उसमें भी लगी हुई है। अच्छा, ये हुआ। इतने दिन में मेरी फ़ौज को हुक्म मिला कि आप वापस आउट ऑफ ढाका जाइए, अपनी पोजीशन जो है फील्ड में आउट ऑफ बांग्लादेश। लेकिन शेख मुजीब रहमान को पता लग गया था कि मैंने उनकी फैमिली को बचाया है। उन्होंने वहाँ से मैसेज दिया कि वो मेजर तारा को मिलना चाहते हैं, तो मुझे रोक दिया गया, गवर्नमेंट ने रोक दिया, आर्मी ने रोक दिया। और जब शेख मुजीब रहमान आए 10 जनवरी को 72 में आए, 12 जनवरी 72 सुबह 9 बजे उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया
और बहुत प्यार मोहब्बत से इज्जत दी, कहो भाई मैं बेटे के समान हो। ये जो मैं यहाँ उस नेता की बात करना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे साथ आधा घंटा पौना घंटे बातचीत की, इनफॉर्मल टॉक हुई, लेकिन उस सारे टॉक पे एक बार भी उन्होंने जो एट्रोसिटी उन्होंने या उनकी फैमिली में किसी ने गॉन थ्रू एक बार नहीं मेंशन किया। यही बोला, ये जो मेरे देशवासी जितने जख्म इतने वूंड, उनको मैं कैसे हील करूँगा, उनकी इकॉनमी कैसे बांग्लादेश की करूँगा, वो जो एक बांग्ला की प्राइड है उसको मैं वापस मैं उसके बारे में सोचता हूँ कैसे करूँगा। मुझे आज़ादी मिली है, मैं उसको उस चीज़ में लाना चाहता हूँ, सारी जनता को एक जनता राज की तरह मैं रखना चाहता हूँ। ये चीज़ मुझे मानता है। उसके बाद उन्होंने मुझे अगले बुलाया एक बार और ये मेरे फ़ोटो उनके साथ फैमिली के साथ फ़ोटो हुई, उन्होंने साइन किए हैं ऑटोग्राफ करके मुझे दी। उन्होंने बोला कि ये फ़ोटो मैं अपने घर में लगाना चाहता हूँ, तुम मेरे फैमिली हो और मेम्बर हो। और वो फ़ोटो भी नेशनल म्यूज़ियम जो है बांग्लादेश का, उसके ये दो फ़ोटो वहाँ पर हैं, एक पहले वाली और एक ये अभी है। ऐसी सिचुएशन थी बिल्कुल जान आपने दांव पर लगाई। उसके बाद जब ये सिचुएशन सामने आया, अब जो हालात आप देख रहे हैं, ये हालात किस तरीके से हैं? और इस बीच में उस पूरे रेस्क्यू के बाद इस बीच में कितनी बार आप बांग्लादेश गए, मुलाकात उनसे हुई, किस तरीके से सम्मान आपका किया? ऐसा है, बुलाया तो मुझे हर साल जाता था, लेकिन मैं जान के नहीं जाता था, क्योंकि रोज़ जाने से एक दो देशों का रिलेशन है, मेरा उसमें प्यार मोहब्बत है वैसी हो जाती है, वीडियो पे हो जाती है, बातचीत हो जाती है। और मुझे जो है आम तौर पर नया साल है या ईद है या दिवाली है, इसके जो है वो आ जाते थे। एक बार उन्होंने मुझे बांग्लादेश से आम भेजे, और बांग्लादेश से वहाँ पे खाए, उस आम का एक वो पेड़ वो मैंने लगाया था, वो निकल भी आया है मैंने। तो बदला इस तरह था। और कोई फंक्शन जब इधर होता था, हाई कमीशन मुझे हमेशा बुलाते थे, और जब प्राइम मिनिस्टर आती थी हमेशा मुझसे मिलती थी, जैसे भी हो। और 2012 में मुझे उन्होंने ढाका बुलाया था, और एयरपोर्ट के ऊपर मुझे वहाँ पर उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड दिया, बांग्लादेश का हाईएस्ट अवार्ड, फ्रेंड है द ग्रेट रेस्क्यू, उसको रिलीज़ करना था, लेकिन कुछ वजह से वो रिलीज़ ना हो सके, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन थे, और फिर मैं वापस आ गया था। और उसके बाद अभी जब कंप्लीट हुई तो रिलीज़ करनी थी, उन्होंने प्राइवेट से खुद रिलीज़ करना चाहते थे, लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं, अभी मालूम नहीं रिलीज़ होगी या नहीं होगी। और जब इधर अभी लास्ट टाइम अभी आए थे तो बिजी थी, पहले प्राइम मिनिस्टर लोग आए हुए थे, उनका मुश्किल था, तो उन्होंने मैसेज हाई कमीशन के थ्रू दे दिया था कि मैं आ नहीं सकती, और मेरा प्यार और मेरी इज्जत जो रिगार्ड्स मैं कन्वे कर रही हूँ। सर, जो आपका भरोसा था, आपने उन लोगों को रेस्क्यू किया, शायद एक वजह ये भी रही हो कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन में भारत की तरफ रुख किया, इंडियन एयरबेस में रुकी हुई हैं, भारत पर भरोसा उस रेस्क्यू के बाद उनका ज़्यादा जताया जा रहा हो। नहीं, रिलेशन तो बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं दोनों तरफ से जानता हूँ, भारत साइड से भी और बांग्लादेश की तरफ से लिंक था। तो जब वो लिंक है मेरा, तो जो वो लिखते हैं उससे पता लग जाता है कि उनकी रिस्पेक्ट क्या है। और जब भी जो कोई भी बांग्लादेश का मिनिस्टर या कोई ऐसा फंक्शन होता बोला, वो हमेशा मुझे बुलाते थे, जब उससे बातचीत होती थी तो वो लग जाता था कि ये रिलेशन जो है अभी बन रहे हैं। वैसे भी सबको मालूम है कि भारत से क्या कांटेक्ट है, क्या लीटरी है इसमें। ये जो रिलेशन था बांग्लादेश का और भारत का, वो एक ब्रदरहुड, भाइयों की तरह था, बड़े भाई छोटे भाई की तरह। और ये दोनों कंट्रियां एक दूसरे को देख के स्ट्रांग हो रही थी, प्रोग्रेस कर रही थी। और शायद यही वजह है कि जो सुप्रीम पावर्स हैं वो नहीं चाहती थी कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर
कोई ऐसा मुल्क या ऐसे ग्रुप हो जो उनकी जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत है उसको सह सके और वो साउथ एशिया के अंदर ना काम कर सके और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला पे ना करे, वो आइलैंड पर करे। और पाकिस्तान जो हमेशा बांग्लादेश को अपना हिस्सा समझा, सिर्फ वो अब को ईस्ट पाक नाम तो नहीं देगा लेकिन बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और बाकी पावर जो है एंटी इंडिया है या जैसे वह प्रॉक्सी में वहाँ पर कार्रवाई करेंगे जिससे कि बांग्लादेश एंटी भारत रहे। 1971 वाला दौर आपने देखा और अब जो हालात हैं, अब आर्मी ने पूरी तरीके से टेक ओवर किया हुआ है। इस सिचुएशन का कितना मुश्किल है सॉल्यूशन होना? किस तरीके के हालात आप समझ रहे हैं एज ए आर्मी ऑफिसर? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी है वो शेख हसीना के साथ चले गई और उम्मीद नहीं कि जल्दी आए। दूसरा, अभी भारतवर्ष के लिए आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, उसकी जो काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश के साथ था तो हम जो है जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, सॉरी जो ईस्टर्न साइड है वो सेफ थी। जैसे चाइना या अदर कंट्री वो नहीं आ सकती थी और हमारे फौज को जो है इस्तेमाल कर सकते थे नॉर्थ में जे की साइड से उधर चाइना को या पाकिस्तान को या अदर कंट्रीज़ को। लेकिन अभी ये होने से मिलिट्री रूल जो है उन ताकतों के पास चला जाएगा जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान जो है, और हमें ज़्यादा आर्मी जो है लगानी पड़ेगी, ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी और फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन में, इक्विपमेंट सब में जो है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और करनी पड़ेगी। उस चीज़ को हमको जितने जल्दी करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये शॉर्टकट वाली चीज़ नहीं हो सकती। अब ये लॉन्ग जर्नी है। बल्कि यहाँ तक कि जो एक आइलैंड है मार्टिन आइलैंड, अगर जब मैं गलत नहीं बोल रहा तो वो आइलैंड बांग्लादेश का, उसके ऊपर जो सुप्रीम पावर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उसको बेस बनाएंगे और वहाँ पर अपना आर्मी का लगाएंगे और जैसे मैंने बोला वो प्रॉक्सी के अंदर कार्रवाई करेंगे जिससे कि बांग्लादेश का खतरा जो है भारत के ऊपर जो है ईस्ट की तरफ से हमेशा बना रहे और भारत अपनी फौज को दाएं बाएं खतरा आने पाकिस्तान टैंक पर या चाइना या के ऊपर ना डिप्लॉय कर सके। धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए। पूरा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ। कर्नल साहब थे जिन्होंने बताया कि वो दौर 1971 का, जब शेख हसीना के परिवार को अकेले जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू किया गया, और अब एक आज का दौर जब शेख हसीना इंडिया में मौजूद है, यहाँ पर गाजियाबाद हिंडन बेस में मौजूद है। पूरे बांग्लादेश में बगावत की आग इस समय जली हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा।